राधे राधे। संसद में हमने लोकसभा देख लिया, राज्यसभा देख लिया, अब हम देखेंगे राष्ट्रपति। यूपी पुलिस में नोटिफिकेशन आ गया है, 27 तारीख से फॉर्म भरना शुरू है। 60,244 वैकेंसी है। आराम से एक एक आर्टिकल पॉलिटी से 6 से 7 क्वेश्चन आएंगे वहां पेपर में, अगर 37 क्वेश्चन आते हैं जीएस के तो एक एक आर्टिकल और हर चीज हम साथ लेके चल रहे हैं। आर्टिकल 51 के कै तक हमने मूल कर्तव्य में बढ़िया देखा था। आर्टिकल 52 से हम राष्ट्रपति में देखेंगे। हर आर्टिकल यही याद होता रहेगा। राष्ट्रपति आर्टिकल 52, अनुच्छेद 52 कहता है कि भारत का एक राष्ट्रपति होगा। राष्ट्रपति की बात कहां कही गई है? आर्टिकल 52 में। आर्टिकल 52 हमसे कहता है कि भारत का एक राष्ट्रपति होगा। आर्टिकल 53, पेपर में क्वेश्चन आया कि भारत के राष्ट्रपति का पद कौन से आर्टिकल में? आर्टिकल 52। ठीक है। आर्टिकल 53 क्या कहता है? बहुत इंपॉर्टेंट है और नॉर्मली पेपर में जब आता है तो हम गलत कर देते हैं। क्यों? आर्टिकल 53 कहता है कि कार्यपाल की शक्तियां किसमें निहित है? राष्ट्रपति। कार्यपालिका की शक्तियां राष्ट्रपति में निहित है। और कभी जब सेट लगाओगे तो ये तुम्हें डायरेक्ट देखने को मिलेगा कार्यपालिका की शक्तियां किसके पास है, तो हम प्रधानमंत्री लगा देते थे। कार्यपालिका की जो संवैधानिक शक्तियां है ना, वो सब राष्ट्रपति के पास है। कैसे? आर्टिकल 75। ये जो भी आर्टिकल मैं लिख रहा हूं कहीं ना कहीं आए हैं और इंपॉर्टेंट है, यही याद कर लो, आगे याद करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आर्टिकल 75 कहता है कि प्रधानमंत्री की नियुक्ति कौन करेगा? राष्ट्रपति। प्रधानमंत्री की नियुक्ति राष्ट्रपति करते हैं। भाई कार्यपालिका, प्रधानमंत्री, उनके नीचे सांसद, लोकसभा के अध्यक्ष, नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक, ये भी कार्यपालिका में आ रहे हैं। महान्यायवादी भी कार्यपालिका में आ रहे हैं। वित्त आयोग ये भी कार्यपालिका है। निर्वाचन आयोग ये भी कार्यपालिका है। सब कार्यपालिका का हिस्सा है। कार्यपालिका हमारी जो हमारे नियम बना रही है, संसद बना रही है, जो भी चीज जुड़ी है वो सब कार्यपालिका है। न्यायपालिका हमारी अलग है। तो कार्यपालिका की सबके अध्यक्षों की नियुक्ति कौन करना है? राष्ट्रपति। देखो, प्रधानमंत्री की नियुक्ति राष्ट्रपति करते हैं, आर्टिकल 75 में ये बात कही है। और डायरेक्ट पूछता है प्रधानमंत्री की नियुक्ति राष्ट्रपति करते हैं, आर्टिकल 74, 75, 76, 77, तो आर्टिकल 75। ठीक है। तो कार्यपालिका की शक्तियां किसके पास है? राष्ट्रपति के पास। कौन से आर्टिकल के है? आर्टिकल 53। पेपर में आए तुरंत 53 लगा देना है, और थ्योरी के फॉर्म में बहुत आता है। ठीक है। आर्टिकल 75 देखा। आर्टिकल 76, ये भी हम इसी से लेकर चलेंगे। आर्टिकल 76 में क्या है? महान्यायवादी की नियुक्ति कौन करते हैं? राष्ट्रपति। मैं बता रहा हूं कैसे कार्यपालिका की शक्ति राष्ट्रपति में निहित है, वो हम इन आर्टिकलों से देख रहे हैं, वो चीजें। महान्यायवादी की नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति। कौन सा आर्टिकल है? आर्टिकल 76। ठीक। महान्यायवादी का पद कौन से आर्टिकल में? आर्टिकल 76। अब एक चीज मैंने अभी बताई, नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक। कौन करता है नियुक्ति? राष्ट्रपति। नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक को बोलते हैं हम कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल, कैग। कौन सा आर्टिकल है? बहुत बार बताया है, 148। आर्टिकल 148 में क्या है? नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक का पद कौन करता है नियुक्ति? राष्ट्रपति। और आगे आर्टिकल देखो। आर्टिकल 280 क्या है? आर्टिकल 280 में वित्त आयोग। डायरेक्ट आता है पेपर में कि वित्त आयोग कौन से आर्टिकल में है? 280। कौन करता है वित्त आयोग के अध्यक्ष की नियुक्ति? राष्ट्रपति। ये राष्ट्रपति की कार्यपालिका शक्ति होगी। आर्टिकल 324 क्या है? 324 में निर्वाचन आयोग। कौन करता है निर्वाचन आयोग के अध्यक्ष की नियुक्ति? राष्ट्रपति।
अध्यक्ष की नियुक्ति कौन करेगा? राष्ट्रपति। ये आर्टिकल है जो आर्टिकल 53 से संबंधित है। कार्यपालिका की शक्तियां राष्ट्रपति में निहित आर्टिकल 53 मैंने बता दिया किस हिसाब से। वित्त आयोग के अध्यक्ष की नियुक्ति राष्ट्रपति कर रहे हैं, आर्टिकल 280। निर्वाचन आयोग आर्टिकल 324, उसके अध्यक्ष की नियुक्ति राष्ट्रपति कर रहा है। नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक आर्टिकल 148, नियुक्ति कौन कर रहा है? राष्ट्रपति। महान्यायवादी नियुक्ति कौन कर रहा है? राष्ट्रपति। ठीक है, समझ लिया आर्टिकल 53। अब एक एक आर्टिकल जो पेपर में आ रहे हैं, जब एसएससी जीडी का एग्जाम देने जाओगे तो हर आर्टिकल तुमसे खोल के पूछेगा, पूछ लेगा एक शिफ्ट में आर्टिकल 53, अगले में पूछ लेगा आर्टिकल 54 क्या है। तो आर्टिकल 54 क्या है? आर्टिकल को हिंदी में अनुच्छेद बोलते हैं। आर्टिकल 54 क्या है? आर्टिकल 54 है राष्ट्रपति का निर्वाचन। कैसे चुना जाता है राष्ट्रपति? राष्ट्रपति का निर्वाचन कैसे चुने जाते हैं राष्ट्रपति, वो चीज हम यहां देखेंगे। और ये पैट के पेपर में पूछा था इसी बार। कैसे पूछा था थ्योरी के फॉर्म में, वो मैं बताऊंगा। राष्ट्रपति का निर्वाचन कौन करता है? निर्वाचन लोकसभा के निर्वाचित सदस्य, निर्वाचित सदस्य। और कौन होते हैं राष्ट्रपति के चुनाव में जो वोट करते हैं? राज्यसभा के निर्वाचित सदस्य। थ्योरी पे जाना है, निर्वाचित सदस्य। और कौन होते हैं? राज्य की विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य, राज्य की विधान सभाओं के निर्वाचित सदस्य। ये लोग होते हैं जो राष्ट्रपति के चुनाव में वोट डालते हैं। कौन कौन? लोकसभा के निर्वाचित सदस्य, निर्वाचित वहां जाना है, मनोनीत नहीं। 2 आदमियों को मनोनीत करते हैं ना राष्ट्रपति लोकसभा में, उनको हटा देना है हमें, मनोनीत वाले नहीं लेने हैं, केवल निर्वाचित। राज्यसभा में राष्ट्रपति 12 आदमियों को मनोनीत करते, वो हटा देने, केवल राज्यसभा के निर्वाचित सदस्य और राज्य की विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य ये वोट डालते हैं राष्ट्रपति के चुनाव में। आर्टिकल 54 राष्ट्रपति का निर्वाचन कैसा होता है? लोकसभा के सदस्य वोट करेंगे, केवल निर्वाचित वाले, राज्यसभा के निर्वाचित सदस्य वोट करेंगे और राज्य की विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य वोट करेंगे। ठीक है, आया समझ? पैट में कैसे पूछा कि कौन राष्ट्रपति के चुनाव में हिस्सा नहीं लेता है? तो विधान परिषद के सदस्य। याद रखना है, विधान परिषद राज्य में होती है, जैसे सेंटर पे राज्यसभा है ऐसी राज्य में विधान परिषद होती है। विधान परिषद के सदस्य राष्ट्रपति के चुनाव में हिस्सा नहीं लेते, केवल ये 3 लेते हैं। और ये डायरेक्ट थ्योरी के फॉर्म में कुछ भी किसी भी तरीके से पूछा जा सकता है। ठीक, आया समझ? वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट कर लो। और इस बार पैट का पेपर ऐसा है जैसे पीसीएस का प्री देने जा रहे हो, तो ये बहुत डीप क्वेश्चन होगा कि राष्ट्रपति के चुनाव में कौन हिस्सा नहीं लेता? विधान परिषद के सदस्य। ठीक है, आर्टिकल 54 सही समझ आया? आर्टिकल 54 के बाद 55 इंपॉर्टेंट नहीं है, 56 इंपॉर्टेंट नहीं है, आर्टिकल 57। भाई राष्ट्रपति का हमने निर्वाचन करा दिया आर्टिकल 54 में। अब आर्टिकल 57 क्या कहता है? आर्टिकल 57 कहता है, आर्टिकल 57 कहता है कि कोई भी आदमी कितनी भी बार राष्ट्रपति बन सकता है। राष्ट्रपति निर्वाचित कोई भी आदमी कितनी भी बार राष्ट्रपति का चुनाव लड़ सकता है। कोई भी व्यक्ति कितनी बार राष्ट्रपति चुना जा सकता है। ये नहीं है कि भाई 2 बार से ज्यादा राष्ट्रपति नहीं बनेंगे, मतलब कोई भी कितनी भी बार राष्ट्रपति चुना जा सकता है, कोई बाध्यता नहीं है। आर्टिकल 57 इस बात को कहता है। ठीक है, आर्टिकल 57 समझ आया कि कोई भी आदमी कितनी बार राष्ट्रपति का चुनाव लड़ ले। आर्टिकल 58, आर्टिकल 58 क्या कहता है? राष्ट्रपति में अगर तुम आर्टिकल संख्या याद करते चलोगे ना, जब राष्ट्रपति कंप्लीट हो जाएगा, राज्यसभा तुम देखोगे, लोकसभा तुम देखोगे, तो तुम्हें खुद फील होगा कि करीब 125 के आसपास तुम्हें आर्टिकल याद होंगे। 395 में से 125 तुम इन्हीं क्लासों 7-8 क्लासों में तुम देखोगे कि तुम्हें 125 आर्टिकल कम से कम याद है। आर्टिकल 58 कहता है कि राष्ट्रपति बनने के लिए योग्यताएं क्या हो। राष्ट्रपति चुनने के लिए या बनने के लिए
क्या क्या योग्यताएं होंगी, क्या क्या अहर्ताएं होंगी हमारे पास, वो हम देखेंगे। आर्टिकल 58 ये कहता है क्या हो, पहला भारत का नागरिक हो, पूछ लेता है एनटीपीसी के मेंस में पूछा था आर्टिकल 58। फिर राष्ट्रपति बनने के लिए योग्यताएं कौन से आर्टिकल में, 58। भारत का नागरिक हो। दूसरी चीज 35 वर्ष की आयु पूरी कर चुका हो। पैंतीस साल आयु पूरी हो जाए। देखो लोकसभा के लिए आयु 25 वर्ष, राज्यसभा के लिए 30 वर्ष, राष्ट्रपति के लिए 35 वर्ष, उपराष्ट्रपति के लिए 35 वर्ष और राज्यपाल के लिए भी 35 वर्ष। और जो सबसे इंपॉर्टेंट है वो ये, गांव के प्रधान बनने के लिए आयु 21 वर्ष। पेपर में डायरेक्ट पूछ लेता है, सब 25 लगाते हैं। गांव का प्रधान चुनने के लिए 21 साल की आयु होनी चाहिए। भारत का नागरिक हो, 35 वर्ष की आयु पूरी कर चुका हो। तीसरा जो मेन इंपॉर्टेंट की है, लोकसभा का सदस्य निर्वाचित होने की योग्यता रखता हो। लोकसभा का सदस्य निर्वाचित होने की योग्यता रखता हो। डायरेक्ट पूछ लेगा कि राष्ट्रपति बनने के लिए लोकसभा का सदस्य निर्वाचित होने की योग्यता रखता हो या राज्यसभा का, तो लोकसभा का सदस्य निर्वाचित होने की योग्यता रखता हो। और चौथा, पागल ना हो, पागल या दिवालिया ना हो। ये है आर्टिकल 58 में राष्ट्रपति बनने के लिए कुछ शर्त। ठीक, याद रहेंगे। भारत का नागरिक हो, 35 वर्ष की आयु, पूछ लेता है डायरेक्ट राष्ट्रपति बनने के लिए कितनी आयु होनी चाहिए, 35 वर्ष। लोकसभा का सदस्य निर्वाचित होने की योग्यता रखता हो, पागल व दिवालिया ना हो, लाभ के पद पे ना हो, मतलब कोई गवर्नमेंट नौकरी ना हो उसकी। ठीक है, आर्टिकल 58 तक बढ़िया समझ आया। अब 59 कोई इंपॉर्टेंट नहीं है। अब हम डालेंगे आर्टिकल 60। आर्टिकल 60 में क्या है, हर चीज हम जो समझेंगे थ्योरी वो हम आर्टिकल के हिसाब से ही समझेंगे। और तुम्हें इतना आसान लगेगा ना कि तुम्हें राष्ट्रपति याद करने की कभी जरूरत ही नहीं पड़ेगी। बस तुम आर्टिकल देखोगे, राष्ट्रपति की चीजें अपने आप याद आ जाएंगी। आर्टिकल 60, आर्टिकल 60 क्या कहता है, राष्ट्रपति की शपथ। भाई चुनाव हो गया तो शपथ भी तो दिलाएंगे। राष्ट्रपति की शपथ कौन दिलाता है राष्ट्रपति को शपथ, और ये एनटीपीसी के मेंस में आया है। राष्ट्रपति की शपथ कौन दिलाता है, राष्ट्रपति को शपथ, सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश। सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश शपथ कौन दिलाएगा, सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश शपथ दिलाएंगे राष्ट्रपति के लिए। आर्टिकल 60। ठीक, 60 हो गया हमारा। आर्टिकल 61, आर्टिकल 61 क्या कहता है, चुनाव हो गया, शपथ ले लिया, अब हमें हटाना है पद से। आर्टिकल 61 कहता है राष्ट्रपति पर महाभियोग। राष्ट्रपति को पद से हटाने के लिए, राष्ट्रपति को जो पद से हटाते हैं उसकी प्रक्रिया को बोलते हैं महाभियोग। कहां से ली गई है महाभियोग की प्रक्रिया, अमेरिका से। बताया था मैंने जब स्रोत बताए थे कि राष्ट्रपति पर महाभियोग की प्रक्रिया कौन से देश से ली गई है, आर्टिकल 61 कहां से ली गई है, अमेरिका से। राष्ट्रपति को हमें पद से हटाना है, किस आधार पर हटाते हैं, कदाचार या अयोग्यता के आधार पर हम हटाते हैं। वो चीज पेपर में आती नहीं है डायरेक्ट, हमें ये देखना है कैसे हम हटाते हैं। राष्ट्रपति पर महाभियोग लाना है, मैंने पहले समझाया था, लोकसभा और राज्यसभा 2 सदन है संसद में, एक अंग है संसद के राष्ट्रपति। तो राष्ट्रपति पर हमें जब महाभियोग लाना है, चाहे तो वो राज्यसभा ले आए चाहे लोकसभा ले आए, मतलब संसद का कोई भी सदन ला सकता है, संसद का कोई भी सदन महाभियोग ला सकता है। पेपर में क्वेश्चन डायरेक्ट आया है एसएससी के में कि राष्ट्रपति पर महाभियोग कौन लाएगा, राज्यसभा लाएगी केवल या केवल लोकसभा या दोनों सदन या इनमें से कोई नहीं, तो संसद के दोनों सदन, कोई भी सदन में ला सकता है महाभियोग। क्या होता है, जैसे राष्ट्रपति पर महाभियोग लाना है, जैसे लोकसभा ने कहा कि हम महाभियोग ला रहे हैं, तो 14 दिन के अंदर वो प्रस्ताव पारित कराना होगा। अगर प्रस्ताव पारित हो जाए तो फिर वोटिंग होगी, वोटिंग के बाद अगर चीजें ठीक है तो राष्ट्रपति अपने पद से त्याग पत्र देता है। ठीक है, आर्टिकल 61 है ये महाभियोग वाला।
याद रहेगा, पेपर में यही पूछा कि आर्टिकल 61 क्या है, राष्ट्रपति पर महाभियोग की प्रक्रिया कौन से देश से ली गई, अमेरिका से, कहाँ ला सकते हैं, चाहे तो लोकसभा में ले आओ चाहे राज्यसभा में, दोनों में से कोई से सदन। ठीक, आर्टिकल 61 महाभियोग तक हम आ गए, मतलब हमने निर्वाचन से लेकर कैसे हम पद से हटा सकते हैं वो सब आर्टिकल देख लिए। अब आर्टिकल 62, आर्टिकल 62 क्या कहता है? आर्टिकल 62 कहता है कि अगर राष्ट्रपति हमने पद से हटा दिए तो अगले राष्ट्रपति का चुनाव कितने दिन के अंदर हो जाना चाहिए? 6 महीने के अंदर। कितने महीने के अंदर हो जाना चाहिए अगला चुनाव राष्ट्रपति का? 6 महीने के अंदर, ये कहता है आर्टिकल 62। ठीक, आर्टिकल 63 में हमारे उपराष्ट्रपति आ जाते हैं। आर्टिकल 63 से हम आगे बाद में देखेंगे, आर्टिकल 62 तक हमने यहाँ देख लिया। ठीक है, राष्ट्रपति का चुनाव अगला होना होगा तो क्या महीने के अंदर हो जाएगा? 6 महीने के अंदर, ये बात बोल रहा है आर्टिकल 62। अब आगे जो चीज हमें राष्ट्रपति में और देखनी है, और क्या क्या पावर है राष्ट्रपति के पास। जब महाभियोग लग गया तो राष्ट्रपति अपना त्याग पत्र किसे देते हैं? भाई 6 महीने के अंदर हम चुनाव करा रहे हैं आर्टिकल 62 के तहत, तो हम अपना त्याग पत्र देंगे, वो किसे देंगे? उपराष्ट्रपति। किसे देते हैं राष्ट्रपति अपना त्याग पत्र? उपराष्ट्रपति के लिए। ठीक, पेपर में बहुत आता है कि राष्ट्रपति अपना त्याग पत्र किसे देंगे? उपराष्ट्रपति के लिए। राष्ट्रपति को शपथ कौन दिलाएगा? लोग, सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश। ठीक, समझ लिया इतना? आर्टिकल 62 तक बढ़िया समझ आया? हाँ, आगे देखो, आर्टिकल 72 जो राष्ट्रपति से संबंधित है। क्या है आर्टिकल 72? आर्टिकल 72 कहता है कि राष्ट्रपति के पास कुछ क्षमादान की शक्तियां हैं। क्या है? क्षमादान की शक्ति। क्षमादान की शक्ति, राष्ट्रपति मृत्युदंड तक को क्षमा कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं? मृत्युदंड को क्षमा कर सकते हैं। जैसे कसाब था, कसाब को जब फांसी की सजा हो गई थी तो कसाब लेटर लिखता था राष्ट्रपति से क्षमा मांगने के लिए, तो उसका मृत्युदंड क्षमा कर दिया जाए। तो राष्ट्रपति के पास क्या पावर है आर्टिकल 72 के तहत? राष्ट्रपति मृत्युदंड को भी क्षमा कर सकते हैं। पेपर में डायरेक्ट पूछा जाता है कि आर्टिकल क्षमादान की शक्तियां कौन से आर्टिकल में? 72। ठीक, अब आर्टिकल 72 के बाद मैंने अभी बताया ही था आर्टिकल 75, प्रधानमंत्री की नियुक्ति कौन करते हैं? राष्ट्रपति। कौन करते हैं? राष्ट्रपति। आर्टिकल 75, और डायरेक्ट आता है पेपर में आर्टिकल 75 बहुत। ठीक, 72 देख लिया, 75 देख लिया, आर्टिकल 76 भी मैंने अभी बताया। क्या था 76? आर्टिकल 76 क्या था? महान्यायवादी की नियुक्ति कौन करते हैं? राष्ट्रपति। आर्टिकल 76 में हमारा महान्यायवादी है, कौन करता है महान्यायवादी की नियुक्ति? राष्ट्रपति। आर्टिकल 76 तक कंप्लीट। अब आर्टिकल 111 जो बहुत इंपॉर्टेंट है और डायरेक्ट पेपर में पूछा जाता है कि राष्ट्रपति की वीटो पावर कौन से आर्टिकल में है? आर्टिकल 111। क्या है आर्टिकल 111? राष्ट्रपति की वीटो शक्ति है। राष्ट्रपति की वीटो शक्तियां। कितने प्रकार की वीटो है राष्ट्रपति के पास? 3 प्रकार। 3 वीटो पावर है। क्या क्या? साधारण वीटो, निलंबन वीटो और पॉकेट वीटो। ये 3 प्रकार की वीटो पावर राष्ट्रपति के पास है। साधारण वीटो क्या है? साधारण वीटो ये है कि कोई सांसद है जो मंत्री ना है, अगर वो कोई बिल ला रहा है तो राष्ट्रपति उसे खत्म कर सकते हैं।
उसके, बिल्कुल ठीक है। निलंबन वीटो, जैसे राज्य संसद लोकसभा ने कोई लोकसभा और राज्यसभा ने कोई प्रस्ताव पारित करके, बिल पारित करके राष्ट्रपति के पास भेजा, तो राष्ट्रपति उसे वापस भेज सकते हैं पुनर्विचार के लिए, ठीक है। पॉकेट वीटो, जैसे कोई नियम राष्ट्रपति को अच्छा नहीं लग रहा है तो वो उसे अपनी पॉकेट में डाल लेंगे, उस पर कोई विचार नहीं देते फिर अपना, वो है पॉकेट वीटो। पॉकेट वीटो का यूज एक बार किसी राष्ट्रपति हैं जिन्होंने किया है, उनका नाम है ज्ञानी जैल सिंह, और ये किसी ना किसी पेपर में आया था। पॉकेट वीटो का यूज किसने किया था? ज्ञानी जैल सिंह। किसमें? डाकघर सुधार के मामले में, ठीक है। राष्ट्रपति की वीटो शक्तियां आर्टिकल 111 याद रखना है। आर्टिकल 111 हमने देख लिया। अब राष्ट्रपति से संबंधित एक आर्टिकल और है हमारा, कौन सा? आर्टिकल 123। आर्टिकल 123 क्या है? आर्टिकल 123, आर्टिकल 123 में क्या है? राष्ट्रपति की अध्यादेश जारी करने की शक्ति। क्या है? राष्ट्रपति की अध्यादेश जारी करने की शक्ति। कौन सा आर्टिकल है? 123। क्या होता है अध्यादेश? अध्यादेश क्या होता है? अध्यादेश होता है, जैसे संसद है, संसद का सत्र नहीं चल रहा है, सत्र होते हैं ना 3, बजट सत्र, मानसून सत्र और शीत सत्र, कोई सत्र नहीं चल रहा है और हमें देश में कोई नियम बनाना है, तो राष्ट्रपति उस नियम को बना देते हैं, अध्यादेश जारी कर देते हैं, वो नियम बन जाता है, वो ऐसे ही लागू होता है जैसे बिल पास होने के बाद सब चीजों के थ्रू जब राष्ट्रपति पास कर देते हैं किसी बिल को, जब वो अधिनियम बन जाता है, जैसे वो काम करेगा ऐसे ही ये काम करेगा, ठीक है। जब संसद का सत्र बैठेगा तो उस सत्र के बैठने के 6 हफ्ते के भीतर अगर वो बिल संसद पास कर देती है तो वो अधिनियम बन जाएगा, कानून बन जाएगा, नहीं तो वो खत्म हो जाएगा 6 हफ्ते बाद, ठीक है। तो पेपर में डायरेक्ट पूछा जाता है कि अध्यादेश संसद की बैठक होने के कितने दिन बाद पास हो जाना जरूरी है? 6 हफ्ते। 6 हफ्ते, 6 हफ्ते के अंदर अगर पास होता है तो ये कानून जो राष्ट्रपति ने, संसद का सत्र जब नहीं चल रहा था, जब अध्यादेश जारी किया था, तब जो कानून राष्ट्रपति ने बनाया था, वो कानून अगर संसद की बैठक होती है और बैठक के 6 हफ्ते के अंदर अगर संसद उसे पास कर देती है तो वो अधिनियम बन जाएगा, वरना वहीं की वहीं खत्म हो जाएगा, क्योंकि जितना उसका काम था उतना वो कर गया अपना काम। तो डायरेक्ट पूछते हैं कि अध्यादेश संसद में अधिकतम कितने दिन में पास हो जाना चाहिए? 6 हफ्ते के अंदर, सदन की बैठक होने के बाद, ठीक है। समझे? अध्यादेश, अध्यादेश एक नियम है, जब संसद सत्र ना बैठा हो तब राष्ट्रपति इस नियम को बना देता है, ठीक है। उस लोकसभा या राज्यसभा, लोकसभा की या संसद की बैठक होने के बाद कितने दिन के अंदर पास होना चाहिए? 6 हफ्ते। आर्टिकल 123 समझ आया। अब आर्टिकल 143 क्या है? आर्टिकल 143, आर्टिकल 143 में है राष्ट्रपति की सर्वोच्च न्यायालय से सलाह मांगने की शक्ति। आर्टिकल 143 कहता है कि राष्ट्रपति कोई भी संवैधानिक मामले पे सर्वोच्च न्यायालय से अपनी सलाह ले सकते हैं, लेकिन ये कंपलसरी नहीं है कि राष्ट्रपति उसको माने ही माने, वो उनके विचार के ऊपर है, वो मान भी सकते हैं और नहीं भी। आर्टिकल 143 क्या है? राष्ट्रपति की सर्वोच्च न्यायालय से सलाह मांगने की शक्ति। 123 देख लिया, 143 हमने देख लिया। अब आगे आर्टिकल 143 के बाद मैंने बताया था आर्टिकल 148 में नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक, जिसे हम कैग भी बोलते हैं, कौन करता है नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की नियुक्ति? राष्ट्रपति करते हैं। आर्टिकल 148 कैग नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक, कौन करता है नियुक्ति? राष्ट्रपति, ठीक। आर्टिकल 148 हमने देख लिया। अब आर्टिकल 280 में क्या है? वित्त आयोग। 280 में वित्त आयोग है। वित्त आयोग के अध्यक्ष की नियुक्ति कौन करते हैं? राष्ट्रपति, ठीक। आर्टिकल 324 में निर्वाचन आयोग है।
निर्वाचन आयोग के अध्यक्ष की नियुक्ति कौन करते हैं? राष्ट्रपति। और ये दोनों निर्वाचन आयोग और वित्त आयोग 5 वर्ष के लिए बनते हैं, 5 साल के। ठीक है, 324 तक हमने देख लिया। अब हम देखेंगे राष्ट्रपति की आपातकालीन शक्तियां, 352, 356 और 360। उसके बाद हमारा राष्ट्रपति का चैप्टर यही खत्म हो जाएगा। एक एक आर्टिकल हमने यहां देखा। अब देखेंगे राष्ट्रपति की आपातकालीन शक्तियां। मैंने उस दिन भी बताया कि आपातकाल की शक्तियां किस में निहित है? राष्ट्रपति। ये मेरे ही किसी एग्जाम में शायद आया था, ईपीएफओ वगैरह में आया था कि राष्ट्रपति आपातकालीन शक्तियां किस में निहित है? राष्ट्रपति। कौन कौन सी राष्ट्रपति के पास पावर है आपातकाल की? एक तो आर्टिकल 352 है। क्या था आर्टिकल 352? राष्ट्रीय आपातकाल। कौन लगाता है राष्ट्रीय आपातकाल? राष्ट्रपति। कब? मंत्रिमंडल की लिखित सलाह पे। पेपर में पूछ लेते हैं। आर्टिकल 356, इसमें क्या है? राज्य आपातकाल। राज्य आपातकाल या राष्ट्रपति शासन। जब किसी राज्य की जो संवैधानिक व्यवस्था है वो ठीक तरीके से नहीं चला पा रही है वहां की सरकार, तो राज्यपाल राष्ट्रपति से कहते हैं कि हमारे यहाँ राष्ट्रपति शासन लगा दो। ठीक है, आर्टिकल 356 में राष्ट्रपति शासन है और आर्टिकल 352 में राष्ट्रीय आपातकाल है। कंफ्यूज नहीं होना है। राज्य आपातकाल 356, राष्ट्रीय आपातकाल 352। आर्टिकल 360 में क्या है? वित्तीय आपातकाल। अभी तक हमारे देश में ये वित्तीय आपातकाल कभी लगा नहीं है। ठीक है, 3 प्रकार की आपातकालीन शक्तियां हैं राष्ट्रपति के पास, आर्टिकल 352, 356 और 360 के तहत। समझ लिया आपातकालीन शक्तियां। अब एक चीज हम राष्ट्रपति में और देखेंगे बस, उसके बाद राष्ट्रपति से कोई भी क्वेश्चन आएगा वो तुम छोड़ोगे नहीं। एक एक आर्टिकल तुम्हें यहाँ अच्छी तरह से याद होगा सब कुछ। अब राष्ट्रपति तुम हमेशा आर्टिकलों को ध्यान में लाके कर दिया करोगे। अब जो मेन है, सुप्रीम कोर्ट के जजों की नियुक्ति और हाई कोर्ट के जजों की नियुक्ति कौन करते हैं? राष्ट्रपति। क्या करते हैं राष्ट्रपति? हाई कोर्ट को हम उच्च न्यायालय बोलते हैं। और ये पेपरों में बहुत आता है, वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट। सुप्रीम कोर्ट के जज और हाई कोर्ट, उच्च न्यायालय के जजों की नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति। उच्च न्यायालय के जजों की नियुक्ति में हम मेनली राज्यपाल लगा देते हैं, आंसर राज्यपाल नहीं है। हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट दोनों के जजों की नियुक्ति कौन करेगा? हमारा राष्ट्रपति। ठीक है, एक चीज यहां देखो, बहुत छोटी सी बात है। लोकसभा है, राज्यसभा है। तुमने एक सुना होगा केंद्रीय सचिवालय है दिल्ली में, सीजीएल में पोस्ट आती है एएसओ इन सीएसएस। जो केंद्रीय सचिवालय है, सचिवालय का एक महासचिव भी होता है, जैसे लोकसभा का सचिवालय हुआ, ऐसी राज्यसभा का सचिवालय है। ठीक, सचिवालय का जो मेन होता है वो होता है महासचिव, जो इसका सचिवालय का मेन अध्यक्ष है। जैसे लोकसभा का मेन अध्यक्ष कौन होता है? लोकसभा स्पीकर। ऐसे राज्य के सचिवालय का, राज्यसभा के सचिवालय का भी महासचिव होता है। पेपरों में ये क्वेश्चन ट्रेंड में चल रहा है और मैंने यहाँ क्यों बताया कि कंफ्यूज ना हो। जो लोकसभा का सचिवालय है, लोकसभा के सचिवालय के महासचिव की नियुक्ति कौन करेगा? लोकसभा का अध्यक्ष। और राज्यसभा के सचिवालय के महासचिव की नियुक्ति कौन करेगा? राज्यसभा का अध्यक्ष। राज्यसभा के सचिवालय का काम है कि राज्यसभा के सांसदों को संसद की कार्यवाही के बारे में बताना। लोकसभा के सचिवालय का काम है कि लोकसभा के जो भी सांसद है, 552 मेंबर, उन्हें उस संसद की कार्यवाही के सत्र कब शुरू होगा, कैसे क्या है, वो सब जानकारी देना। मेन कौन होता है सचिवालय का? महासचिव होता है मेन। लोकसभा के सचिवालय के महासचिव की नियुक्ति कौन करता है? लोकसभा का अध्यक्ष।
राज्यसभा के सचिवालय के महासचिव की नियुक्ति कौन करता है? राज्यसभा का अध्यक्ष। राष्ट्रपति हमें नहीं लगाना है, सबसे टॉप पे यही तो दिखेगा तुम्हें कि लोकसभा के महासचिव की नियुक्ति कौन करता है, सबसे ऊपर राष्ट्रपति ऑप्शन होगा और तुम तुरंत लगा दोगे। राष्ट्रपति नहीं है इसका आंसर। और ये क्वेश्चन इस टाइम ट्रेंड में चल रहा है, ट्रेंड में, होता नहीं है किसी पे। ठीक है, राष्ट्रपति में इतनी चीजें हैं। अब हम थोड़ी सी एक चीज देखेंगे, जो भारत में प्रथम पहले राष्ट्रपति कौन थे, अब कौन है, हम थोड़ा सा ये चीज देखेंगे, उसके बाद हमारा ये टॉपिक खत्म। पहले राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, ठीक, किसने चुने थे? संविधान सभा ने। दूसरा पॉइंट राष्ट्रपति से जो इंपॉर्टेंट है वो ये है, पहले न्यायाधीश जो राष्ट्रपति बने, कौन थे? एम हिदायतुल्लाह। पहले सुप्रीम कोर्ट के चीफ जज थे जो राष्ट्रपति बने थे। भाई राष्ट्रपति का पद खाली हो जाए तो उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति का कार्य देखते हैं, उपराष्ट्रपति भी चले जाए तो सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश राष्ट्रपति का कार्य देखते हैं। ठीक, और जब भारत में 1975 में आंतरिक अशांति के उस पर आपातकाल लगा था, राष्ट्रीय आपातकाल, जब प्रधानमंत्री थी हमारी इंदिरा गांधी, तब राष्ट्रपति कौन थे? पेपर में आता है 1975 में जब हमारे इमरजेंसी लगी थी, राष्ट्रीय आपातकाल, आर्टिकल 352, तब राष्ट्रपति कौन थे? फखरुद्दीन अली अहमद। और बहुत आता है पेपरों में, कौन थे राष्ट्रपति उस टाइम? फखरुद्दीन अली अहमद। सबसे कम उम्र के राष्ट्रपति या लोकसभा के अध्यक्ष जो राष्ट्रपति बने वो थे कौन? नीलम संजीवन रेड्डी। लोकसभा अध्यक्ष जो राष्ट्रपति बने कौन? नीलम संजीवन रेड्डी। नीलम संजीवन रेड्डी सबसे कम उम्र के भी थे, इनकी उम्र सबसे कम थी, राष्ट्रपति जो बने थे सबसे कम उम्र में। कौन? नीलम संजीवन रेड्डी। और ये भी क्वेश्चन हो, ये वो फैक्ट है जो आजकल पेपरों में सबसे ज्यादा आ रहे हैं। सबसे कम उम्र के नीलम संजीवन रेड्डी, या लोकसभा के अध्यक्ष जो राष्ट्रपति बने नीलम संजीवन रेड्डी, और ये निर्विरोध चुने गए थे। कैसे चुने गए थे? निर्विरोध, निर्विरोध चुने गए थे नीलम संजीवन रेड्डी। ठीक है, अगला पॉइंट, दो 2002 में हमारे राष्ट्रपति कौन बने थे? एपीजे अब्दुल कलाम। पहले भी मैंने इनसे जो इंपॉर्टेंट फैक्ट थे वो बताए थे, तो 2002 से 2007 तक रहे थे। क्या हुआ था इनके टाइम पे? 12 अक्टूबर 2005 क्या हुआ था? सूचना का अधिकार, सूचना का अधिकार बिल पास हुआ था इनके टाइम पे 12 अक्टूबर 2005 को। इनकी एक किताब भी मैंने बताई थी, कौन सी? विंग्स ऑफ फायर। विंग्स ऑफ फायर, या हिंदी में ऐसे लिखी आएगी, विंग्स ऑफ फायर। इनसे दो क्वेश्चन जो मेनली आते हैं, 12 अक्टूबर 2005 को इनके टाइम पे सूचना का अधिकार अधिनियम बना था, और विंग्स ऑफ फायर इनकी किताब है, एपीजे अब्दुल कलाम। ठीक, अब इनके बाद 2002 से 2007 तक रहे थे। 2007 से 2012 तक कौन रही थी? देश की पहली महिला राष्ट्रपति। क्या नाम था देश की पहली महिला राष्ट्रपति? क्या नाम था? प्रतिभा पाटिल। प्रतिभा देवी सिंह पाटिल पहली महिला राष्ट्रपति थी भारत की। पूछ लेता है आज भी। ठीक, और इनसे संबंधित फैक्ट क्या है? 2007 से 2012 तक रही थी ये। अब 2012 से 2017 तक कौन रहे थे? प्रणब मुखर्जी। प्रणब मुखर्जी 2012 से 2017 तक। इनसे संबंधित दो फैक्ट हैं, और एक तो हर समय पेपरों में आ रहा है,
पहला फैक्ट इनसे संबंधित क्या है, इन्होंने कौन सा बिल पास किया था, लोकपाल बिल। लोकपाल बिल 2011 में आया, पास हुआ 2014 में। ठीक है, लोकपाल बिल किसने पास किया, प्रणब मुखर्जी। दूसरी चीज, ये लोकपाल शब्द लिया कौन से देश से गया है, स्वीडन से। पेपरों में डायरेक्ट आता है कि ओम्बर्ड्समैन बोलते थे, ओम्बर्ड्समैन, ओम्बर्ड्समैन। स्वीडन में लेखपाल को ओम्बर्ड्समैन बोलते हैं। तो ये लोकपाल बिल कहां से, लोकपाल शब्द कहां से लिया गया है, स्वीडन देश से। ठीक है, प्रणब मुखर्जी, इनके टाइम पे लोकपाल बिल पास हुआ 2014 में। काम होता है भ्रष्टाचार देखना लोकपाल का। दूसरा काम जो इनके टाइम पे मेन इंपॉर्टेंट हुआ, वो क्या हुआ, वो ये हुआ, जीएसटी बिल पास हुआ इन्हीं के टाइम पे। कब, 1 जुलाई 2017। और 1 जुलाई को हम क्या बनाते हैं, जीएसटी दिवस। संविधान में एक आर्टिकल जोड़ा 279 का क्या जुड़ी इसमें, जीएसटी परिषद। चीजें जुड़ी हैं तो संविधान में संशोधन जरूर हुआ होगा। कौन सा संविधान संशोधन हुआ था, 101वां संविधान संशोधन। पेपरों में डायरेक्ट आ रहा है आजकल कि जीएसटी बिल कौन से संविधान संशोधन से आया है, 101वें संविधान संशोधन से। कौन सा आर्टिकल जुड़ा है, 279 का क्या है जोड़ा है इसमें, जीएसटी परिषद जुड़ी है। जीएसटी दिवस कब मनाते हैं, 1 जुलाई को। 4 पॉइंट इससे क्लियर हुए। और ये 101वां संविधान संशोधन तुमने अगर पेपर दिए होंगे तो खूब देखा होगा कहीं। समिति कौन सी थी जीएसटी से संबंधित, ये पैट में पूछा, अभी पैट में पूछा कि जीएसटी से संबंधित समिति, जीएसटी पे सिफारिश कौन सी समिति ने दी थी, केलकर समिति। ये जीएसटी से संबंधित पेपर में क्वेश्चन जो 5 आजकल आ रहे हैं, प्रणब मुखर्जी के टाइम पे आया था। पूरी थ्योरी तुम्हारे सामने है। अब लास्ट है एक राष्ट्रपति जो हमारी अब फिलहाल में है। कौन से नंबर की राष्ट्रपति है वो, 15वें नंबर की। 15वीं राष्ट्रपति कौन है हमारी इस टाइम, द्रौपदी मुर्मू। ठीक, कौन सी जनजाति की है ये, बहुत पूछा जा रहा है आजकल पेपर में, संथाल। वर्तमान में हमारी जो 15वीं राष्ट्रपति है वो है द्रौपदी मुर्मू। जनजाति कौन सी है उनकी, संथाल। ठीक है, ये राष्ट्रपति से संबंधित जो भी क्वेश्चन किसी भी पेपर में आ सकते हैं या आए हुए हैं वो आर्टिकल सहित तुम्हारे सामने है। आधी से ज्यादा पॉलिटी तुम्हें राष्ट्रपति में याद हो जाएगी अगर ढंग से पढ़ोगे। कम से कम 20 से 30 आर्टिकल तुम्हें यहाँ याद हो जाएंगे। ठीक है, आज के लिए इतना ही। वीडियो अच्छी लगे तो सब्सक्राइब कर देना है चैनल।